लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं केवीएस टायर 2 के लिए ईवीएस, और ये ईवीएस की लास्ट वीडियो होने वाली है। ओके, आज हम पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में। सबसे पहले है एक चेराओ नृत्य। इम्पॉर्टेंट है, ये मिजोरम का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का। ये तब किया जाता है जब पक्की फसल को घर तक ले जाया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में क्या होता है कि दो दो लोगों का क्या होता है, जोड़ा होता है। दो लोगों का क्या होता है, जोड़ा। और वो जो होता है ना, उनके हाथ में होते हैं डंडियाँ। उनके हाथ में क्या होती हैं, डंडियाँ। और वो उन डंडों को ढोल की ताल पर ज़मीन पर क्या करते हैं, पटकते हैं। तो ये था चिराओ नृत्य। अगला है बिहू। बिहू जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। और ये मनाया जाता है चावल की कटाई पर। किसकी कटाई पर? चावल की। और बिहू के दौरान ना, जो उनका खेत होता है ना, उसमें बांस का घर बनाया जाता है। ठीक है, जिसे भेला घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भेला घर, याद रखना। ठीक। और बिहू के दौरान ही सेवा चावल परोसा जाता है। ठीक है, जो कि केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है, याद रखना है आपको। तो सेवा चावल जो है वो केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है बिहू के त्यौहार के दौरान। बिहू त्यौहार चावल के कटने पे बनता है। और भेला घर भी बनाया जाता है असम में ही, जो कि बांस का घर होता है। ठीक। इस त्यौहार में औरतें जो होती हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, याद रखना है। तो औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। आगे बात करते हैं पोंगल की। तो पोंगल त्यौहार आपको पता है तमिलनाडु का है। और पोंगल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उबालना, टू बॉईल या फिर ओवरफ्लो। ठीक है, याद रखना। तो इसको जो है चावल के इसको जो है ना, चावल के उबलने से जोड़कर देखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, पोंगल त्यौहार को। पोंगल जो त्यौहार है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। और दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कटाई का त्यौहार है, याद रखना है। ठीक। और हर साल जनवरी के मध्य में इसको मनाया जाता है। ठीक। अगला है बैसाखी। आपको पता है बैसाखी पंजाब में बस मनाया जाता है जब रबी की फसल कट रही हो तब। ठीक। तो रबी की फसल जब कट रही होती है, मतलब जब गर्मियाँ आ रही होती है, तब बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, वैसाखी बार में खास बात यह है कि नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल की शुरुआत पर यह मनाया जाता है, बसंत की शुरुआत पर। ठीक। वैसाखी के दिन ही गुरु नानक जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु नानक जी ने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। केरल की बात करें तो केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ओणम। और ओणम होता है 10 दिनों का त्यौहार, याद रखना है। कितने दिनों का? 10 दिनों का त्यौहार। और ओणम के दौरान ही बोट रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? बोट रेस। तो ओणम के दौरान बोट रेस होता है एक बहुत बड़े झील में, जिसका नाम होता है वेम्बनाड झील, केरल में है, याद रखना है आपको। ठीक। और याद रखना कि ओणम के जो 10वें दिन होता है सबसे पवित्र माना जाता है उसे, और उसको बोला जाता है थिरुवेनाम। तो ओणम के 10वें दिन को सबसे पवित्र माना जाता है, उसको थिरुवेनाम बोला जाता है। और जो बोट रेस होता है ना, उसको अर्नुमला बोला जाता है, अर्नुमला रेस, याद रखना है। ठीक। अब बात करते हैं 3rd क्लास के ईवीएस की। ठीक है, याद रखना कि कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी होती है। ठीक। ब्रेल जो होता है ना, वो मोटे कागज पर नुकीले औजारों से बनता है, याद रखना है। ओके। ब्रेल डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 4 जनवरी को। और ब्रेल जो होता है, ब्रेल लैंग्वेज, वो किसने फाउंड किया था? लुई ब्रेल ने, याद रखना है। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल की खोज की थी। और ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। सिर्फ 3 साल की उम्र में जो लुई ब्रेल था ना, उसकी आंखें चली गई थी। एक गांव है मोलन गांव। ठीक। और मोलन गांव कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। तो आप देखना कि मोलन गांव असम का है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए जो है ना, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बांस के घर बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे क्या बनाए जाते हैं? बांस के घर बनाए जाते हैं, याद रखना है। और घर के अंदर क्या होती है? घर के अंदर भी लकड़ी से बने होते हैं, मतलब घर के अंदर भी लकड़ी से बना होता है। और ऊंचे ऊंचे बांस के घर बनाए जाते हैं मोलन गांव में, जो कि असम का गांव है, याद रखना है हमें। ठीक। मनाली की बात करें तो मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मनाली है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और इसीलिए मनाली में ना पत्थरों और लकड़ी के घर बनते हैं, पत्थरों और लकड़ी के, याद रखना है। इसके अलावा छत पर ढलवा होती है। और दीवारों को चूने से क्या किया जाता है? थोपा जाता है। और 2 मंजिला घर बनाया जाता है मनाली में। ठीक है, तो याद रखना, मनाली में पत्थरों और लकड़ियों से घर बनाया जाता है। और साथ में 2 मंजिल का घर बनाया जाता है। और घरों को चूने से थोपा जाता है, याद रखना है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। किसके घर होते हैं? मिट्टी के। और घरों की जो दीवारें होती है वो बहुत मोटी बनाई जाती है। और छत पे जो है ना, कटीली झाड़ी से बनी होती है। तो छत जो है कटीली झाड़ी से बनाया जाता है। और जो चूरू है वो राजस्थान की सबसे गर्म जगह है, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। छत को गोबर मिट्टी से लेपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे।
तो राजस्थान के घर यही है कि मिट्टी से बनते हैं, मोटे दीवार बनते हैं, छत झाड़ियों से बनती है और छत पर गोबर मिट्टी से भी लेप किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। कश्मीर में याद रखना चाय को कहवा बोला जाता है, चाय को क्या बोला जाता है? कहवा, ठीक। और यहाँ चाय में इलायची के साथ बादाम डालकर बनाया जाता है। डल झील की बात करें तो डल झील कहाँ पर है? आपको पता है डल झील है आपका जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर ना एक प्रसिद्ध चीज़ मिलती है जिसे बोलते हैं हाउस बोट। क्या बोलते हैं? हाउस बोट। तो यहाँ पर लोग ना बोट में ही रहते हैं, घर ही होता है उनका बोट, हाउस बोट। शिकारा की बात करें तो शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। तो डल झील में ना कुछ नाव होती हैं जो चप्पू से चलाई जाती है, इसको शिकारा बोला जाता है, ठीक। अगला चीज़ है बज्जू। तो बज्जू राजस्थान का एक गाँव है जहाँ चारों तरफ धूल ही धूल उड़ता है, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? टाका बनाकर पानी इकट्ठा करते हैं। टाका आप लोगों को पता होगा, अंडरग्राउंड गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को कंक्रीट से पक्का करके उसके अंदर क्या जमा किया जाता है? पानी जमा किया जाता है, वर्षा वाला पानी। तो याद रखना है कि बज्जू जो है राजस्थान का गाँव है। ऐसे ही मैंने भी ऊपर बताया था चूरू, चूरू भी किसका गाँव था? राजस्थान का ही गाँव था, जो कि सबसे गर्म जगह था राजस्थान का, ठीक। और बज्जू, चूरू और बज्जू एक साथ रखना, चूरू और बज्जू दोनों राजस्थान का है, ठीक। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। टाका बनाने के लिए गार्डन में एक टैंक बनाया जाता है, मतलब गड्ढा करके एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है, कंक्रीट की मदद से। और इसके बाद जो पानी जमा हो जाता है ना टांके में, उस पानी को साफ़ करके पिया जाता है। टांका पक्का होता है। 4th क्लास की ईवीएस की बात करते हैं तो असम में बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। अभी हमने देखा था असम में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए बांस के घर बनते हैं इसलिए। लेकिन याद रखना असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए असम में बांस और रस्सी से बना पुल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बांस और रस्सी से बना पुल का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जो है वो ट्रॉली पाना बहुत आम बात है, ठीक है। और रस्सी पर ट्रॉली बंधी होती है और उसी ट्रॉली से लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। केरल की बात करें तो केरल के कुछ भाग में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम, अब वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है। आपको मैंने बताया था कि केरल में वेम्बनाड झील है और अष्टमुदी झील भी है। तो भाई केरल में झील बहुत है, इसी वजह से केरल में ना लोग लकड़ी से बने छोटी नाव की मदद से इधर से उधर जाना क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। और लकड़ी से बनी छोटी नाव को केरल में क्या बोला जाता है? वल्लम, याद रखना है, वल्लम। और जम्मू कश्मीर में जो नाव थी उसको क्या बोलते थे हम लोग? शिकारा। क्या बोलते थे? शिकारा, याद कीजिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और डल झील में जो हाउस बोट होता था, ठीक। तो दाग पढ़ लिया हमने, केरल पढ़ लिया। राजस्थान में जो बच्चे हैं वो ऊँट से घर जाते हैं। आपको पता ही राजस्थान में ऊँट वूट होते हैं, तो ऊँट से घर जाते हैं, आसान है। बैलगाड़ी की बात करें तो बैलगाड़ी मैदानी इलाके में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। जुगाड़ की बात करें तो जुगाड़ होता क्या है कि ज़्यादातर यूपी इन सब में जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आगे एक इंजन होता है और पीछे जो है ना लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं। तो मतलब एक गाड़ी टाइप का होता है जिसमें आगे तो इंजन होता है और पीछे लकड़ी वकड़ी का कुछ बढ़िया बना होता है सामान रखने के लिए, ठीक है। अगर बर्फ़ ताज़ा हो, बर्फ़ क्या हो? ताज़ा, तो उसमें पैर धंस जाते हैं। लेकिन अगर बर्फ़ बहुत जमा हो, बिल्कुल तगड़ा जम रखा हो, तो उसमें से पैर फिसलते हैं, ठीक। जानवर के शरीर पर डिज़ाइन की बात करते हैं। जानवर के शरीर पर डिज़ाइन होते हैं उसके बालों के कारण, ठीक है। जिनके कान दिखते हैं उनके बाल भी होते हैं और वो बच्चे देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और जिनके कान नहीं दिखते, जैसे कि हमारा पक्षी हो गए, ठीक है, तो उनके बाल भी नहीं होते और वो अंडे देते हैं, ठीक, ध्यान देना है। हाथी के बारे में याद रखना, हाथी जो है ना हाथी एक दिन में 100 किलो तक खा लेता है, 100 किलो तक, याद रखना है, ठीक है। और हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, वो दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी पानी में खेलना, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं और इससे उनका शरीर क्या रहता है? ठंडा रहता है। हाथी के कान जो होते हैं ना वो पंखे की तरह हैं और गर्मी में ये अपने कान को हिलाकर क्या लेते हैं? ठंडी हवा लेते हैं। हाथी ज़्यादातर झुंड में घूमते हैं, ये भी आपको पता होगा। हाथी के जो झुंड में ना सिर्फ हथनियाँ होती हैं, याद रखना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हाथी के झुंड में, ठीक है। और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है ना वो लीडर होती है। इनका झुंड 10 से 12 हथनियों और बच्चों का होता है। 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं इनकी झुंड में। और जब बच्चे 14 से लेकर 15 साल के हो जाते हैं ना तो उनको झुंड छोड़कर जाना पड़ता है, अकेले होकर मज़े करते हैं फिर वो, ठीक। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा है वो लगभग 200 किलो का होता है और जब हाथी का बच्चा पैदा होता है वो लगभग 100 किलो का होता है। तो याद रखना, एक हाथी खाता भी 100 किलो है डेली और जब पैदा भी होता है तब भी 100 किलो का होता है और 3 महीने में 200 किलो का हो जाता है। एक गांव है जिसको बोलते हैं खेजरली गांव, और खेजरली गांव का नाम खेजरली कहाँ से पड़ा है? खेजरी वृक्ष से पड़ा है,
ठीक है। तो खिजरली गांव में ना बिश्नोई रहते हैं। कौन रहते हैं? बिश्नोई। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। और आप लोगों को पता है बिश्नोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है, बीच में जब सलमान खान और वो एक बिश्नोई था उनके बीच में कुछ लफड़ा हुआ था, ठीक। तो आप देखना कि इस गांव के लोग पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज के लोग जो होते हैं ना वो पौधों और जानवरों की बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। और इतना ज़्यादा रक्षा ये लोग करते हैं कि रेगिस्तान के मध्य होने के बाद भी ये जो गांव है ना ये हरा भरा है। ये क्या है? हरा भरा है, ठीक है। एक गांव है जिसको हम बोलते हैं बोचाहा गांव, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोचाहा गांव जो है बिहार के क्या है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक। यहाँ जो है ना खूब लीची उगती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो याद रखना बिहार का जो मुजफ्फरपुर है जिसमें एक बोचाहा गांव है, यहाँ पर ना लीची दबा दबा के उगती है। तो लीची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार का बोचाहा गांव। और जो लीची का जो फूल होता है ना वो किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है? मधुमक्खी को। किसको? मधुमक्खी को। याद रखना है। लीची कब उगती है? याद रखना लीची के फूल उगते हैं फरवरी में। फरवरी में खिलते हैं लीची के फूल। तो बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कि लीची के लिए फेमस है। और लीची किसको अट्रैक्ट करता है? मधुमक्खियों को। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं ना वो मधुमक्खी पालन करके क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मधुमक्खी जो होती है ना वो ठंड के समय में अक्टूबर से दिसंबर में क्या देते हैं? अंडा देती हैं। हमारे भारत में शादी भी क्या होती है? ठंड के समय में होती है। और जो मधुमक्खी होते हैं वो भी अंडा कब देते हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। और मधुमक्खी के पालन को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। कमेंट में बताइए कि वीटीकल्चर कैसे कहते हैं, ठीक है। अब कुछ मधुमक्खी के बारे में खास बात है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और कुछ नर होते हैं। और सारी महिला मक्खी काम करती है। नर क्या होता है? निकम्मे। मधुमक्खी में याद रखना कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और कुछ नर मक्खी बोल रहा हूँ मैं। मधुमक्खियों के छत्ते में एक नारी मधुमक्खी होती है और बाकी सब कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और बहुत सारी और बाकी फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक। तो जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं ना वो तो क्या करती है? बहुत सारा काम करती है। लेकिन नर मधुमक्खियाँ क्या होती है? निकम्मी होती हैं। याद रखना। जब किसी मक्खी को रस मिलता है, मधुमक्खी को क्या मिलता है? रस मिलता है, तो वो एक प्रकार का डांस करती है जिससे बाकी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है? रस है और जल्दी जल्दी आकर यहाँ से ले लो। तो मधुमक्खियाँ एक मज़ेदार तरीके का डांस करती है दूसरों को बताने के लिए कि यहाँ पर भी रस है और आके आपको रस लेना है, ठीक। चींटी हो गए, ततैये हो गए और दीमक, ये भी कहाँ रहते हैं? समूह में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक। चमकता सितारा किनकी कहानी है? चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली। तो चमकता सितारा किनकी कहानी है? उन लड़कियों की कहानी है जो कि पहले तो नॉर्मल लड़कियाँ थी, ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल गई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली, ठीक। अगला चीज़ देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। आपको याद रखना है कौन है ये? एक वेट लिफ्टर। ये आंध्र प्रदेश की वेट लिफ्टर है। उनके जो पापा थे ना वो पुलिस में हवलदार थे और ये 12 साल से क्या उठा रही हैं? अपना वजन नहीं, मतलब 12 साल से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, ठीक है। और अब जो है ना 130 किलो तक वजन उठा लेती है और इन्होंने भारत को टोटल 29 बार मेडल्स जिताए हैं। और इनकी जो 4 बहन है ना वो भी क्या उठाती हैं? वजन उठाती हैं। याद रखना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी बहुत फेमस है वेट लिफ्टिंग के लिए। ये आंध्र प्रदेश के थे। इनके पापा हवलदार थे। 130 किलो तक वजन उठा लेती हैं। 12 साल की उम्र से इन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया और भारत को 29 मेडल्स जिता चुकी हैं, ठीक। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, हमें याद रखना है। और ये साल के कुछ हफ्ते खिलता है। याद रखना, ऐसा नहीं कि फूल हमेशा पूरे साल यहाँ पर खिलते रहते हैं। साल के कुछ हफ्तों में यहाँ पर फूल खिलते हैं फूलों की घाटी में। मधुमनी चित्रकला की बात करें तो मधुमनी चित्रकला बिहार की एक फेमस चित्रकला है। याद रखना है। इसको त्योहारों और खुशियों के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। इसको बनाया कहते जाता है पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर दीवारों और आंगन में चित्र किया जाता है। याद रखना है। पीसे हुए चावल में ना रंग मिलाया जाता है। नेचुरल चीज़ें से मतलब नेचुरल चीज़ों से रंग बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दीवारों और आंगन में क्या बनाया जाता है? चित्र, ठीक। तो आप देखोगे पिसा हुआ चावल होगा उसमें रंग मिलाकर दीवारों और आंगन में चित्र किया जाता है। रंग भी नेचुरल यानी हल्दी, नील आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। चित्रों में इंसान, जानवर, मछली ये सब दिखाए जाते हैं। तो याद रखना कि मधुबनी चित्रकला जो है वैसे तो आप पेंटिंग पे भी कर सकते हो, मतलब कागज़ पे भी कर सकते हो। बाकी मधुबनी चित्रकला त्योहारों के समय में खुशी के अवसर पर, ठीक है, किया जाता है। और दीवारों और आंगन में बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं,
ठीक है, आगे चीज़ देखते हैं। फूलों को भी खाया जाता है। फूलों को खाया जाता है का मतलब ये है कि भाई फूलों को सिर्फ देखते नहीं हम लोग, फूल ना खाने के लिए भी काम आते हैं, फूलों की सब्जी भी बनती है। ठीक, तो यूपी का कचनार है, यहाँ पे फूलों का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है, याद रखना, यूपी के कचनार में। ठीक, केरल में ना केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, केरल में केला, ठीक है, याद रखना है आपको, केरल में केले का फूल। महाराष्ट्र में सहजन की फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है, सहजन का फूल महाराष्ट्र में। ठीक, कुछ याद रखना है आपको थोड़ा थोड़ा। यूपी में कचनार, केरल में केला का फूल और महाराष्ट्र में सहजन का फूल। ठीक, याद रखना है। कुछ फूलों की सूखी सब्जी, सालन और चटनी भी बनाई जाती है, मतलब फूलों से सब कुछ आप बना सकते हो खाने पीने का। कई दवाइयाँ भी बनती हैं भाई फूलों से, नॉर्मल सी बात है। दो फूल हैं, एक याद रखना है गुलदावरी और एक याद रखना जीनिया, इनसे रंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रंग, गुलदावरी और जीनिया। अगर आप गुलाब जल में ग्लिसरीन मिला दो ना, बराबर मात्रा में, बिल्कुल बराबर मात्रा में दोनों, गुलाब जल और ग्लिसरीन अगर हम बराबर मात्रा में मिलाएं ना, और उसमें फिर क्या डालें, नींबू की कुछ बूंदें डालें, तो गुलाब जल लिया, जितना गुलाब जल लिया आपने उतना ही ग्लिसरीन मिलाया, उसके बाद उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दी, नींबू की कुछ बूंदें, तो इससे ना क्या होता है कि एक बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र बन जाता है, जिससे त्वचा जो है सर्दी में फटती नहीं है। मतलब अब आपको वैसलीन ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यूपी का कन्नौज जो है वो इत्र के लिए फेमस है, याद रखना है, कन्नौज, यूपी का कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। नीम और कीकर, ठीक है, नीम और कीकर, कमेंट में बताइए कि नीम किस तरीके का वृक्ष है, सदाबहार, पर्णपाती या फिर शंकुधारी, जो तीसरा तरीका हमारा वन था। ठीक है, कमेंट में बताइए। तो आपको याद रखना है कि जो नींबू होता है, नींबू, ठीक है, वो नींबू क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, हमने शायद ऊपर गलत पढ़ लिया था, नींबू हमने उसमें शंकुधारी में डाल दिया था, लेकिन नींबू आपको याद रखना है कि नींबू जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। वहीं अगर हम नीम की बात करें तो नीम क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग। हाँ, नीम और कीकर, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, इनमें दीमक से लकड़ी को नुकसान करने से रोकती है। मतलब नीम और कीकर की लकड़ियों में ना एक गुण होता है जो कि दीमक को दूर रखता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। प्याज की जो फसल होती है वो 20 दिन में अंकुरित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है प्याज जो है एक जायद फसल है, तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती है। खुंटी किसे बोलते हैं? मिट्टी खोदने के लिए एक औजार होता है जिसको बोलते हैं खुंटी। इलीगे कैसे बोलते हैं? प्याज के ऊपर से सूखी पत्ती को हटाने के लिए एक औजार होता है जिसे बोलते हैं इलीगे। और कुड़ीगे किसे बोलते हैं? हल जैसा दिखने वाला एक यंत्र होता है जिसको बोला जाता है कुड़ीगे। ठीक है, गीजू भाई बधेका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी क्या लिखी थी? कहानी लिखी थी गीजू भाई बधेका ने। ठीक है, पर्पल रंबर्ड सनबर्ड, आपको बताया था मैंने पर्पल रंबर्ड सनबर्ड के बारे में कि ये पेड़ से लटका हुआ अपना घोंसला बनाती है, फिर भी वापस देख लीजिए। ठीक, ये किसी छोटे पेड़ की डाली पर, ये किसी छोटे पेड़ की डाली या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है तथा बाल, घास, पतली टहनी, सूखे पत्तों और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले से भी बनाता है। पर्पल रंबर्ड सन बर्ड, यानी कि ये लटकता हुआ तो अपना बनाते हैं घोंसला, लेकिन घोंसला बनाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले तक का भी। ठीक, आगे बात करते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं ना, वो होते हैं छोटे, ठीक है, जिससे वो पत्तों को काट सकते हैं, और पीछे के दांत होते हैं बड़े और चपटे। ठीक है, याद रखना है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, जो मांस को फाड़ने में मदद करते हैं, और बिल्ली क्या होती है? सर्वाहारी होती है। ठीक, सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर सांप क्या करते हैं? निगलने का काम करते हैं, याद रखना है। गिलहरी के दांत जो होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें अपने दांतों को घिसटते रहना पड़ता है ताकि दांत जो है वो छोटे रहे। कर्नाटक में एक जगह जिसको बोलते हैं होल गुंडी, ठीक है, तो गुंडी यानी कि गुंडा, और नाटक, तो गुंडे लोग ना नाटक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इधर उधर। तो होल गुंडी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो यहाँ पर ना एक बच्चों की पंचायत पाई जाती है जिसको भीमा संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमा संघ, याद रखना है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, और जितना घास आपको ऊपर दिखाई देता है ना, इससे कई गुना ज़्यादा घास क्या होता है? ज़मीन के अंदर होता है, और ये क्या करता है? ज़मीन को पकड़ के रखता है। बोरा और चेवा क्या है? बोरा और चेवा चावल की किस्में हैं जो असम में खाई जाती हैं और चिपचिपी होती है। ठीक, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा। अगर आप सबको याद था तो वेल एंड गुड, असम में बिहू मनाया जाता है, आप सभी को याद है।
ठीक है, जैसे कि चावल की कटाई पर बनाया जाता है, और उसी में सेवा चावल ये सब भी दिया जाता है, और जिससे सेवा चावल केले के पत्ते से ढक के बनाया जाता है, और भेला घर भी बनाया जाता है। ठीक है, ये सब याद होगा आपको। कड़ा प्रसाद की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का हलवा है जो कि तमिलनाडु में मिलता है। ठीक, मुक्तापुर गांव, याद रखना, तमिलनाडु का मुक्तापुर गांव है तमिलनाडु का। यहाँ पे ना एक जिला है पोंचमपल्ली जिला, और यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुनकर है, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोंचमपल्ली बुनाई कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि पोंचमपल्ली जो है तमिलनाडु के जिला है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुनकर है। ठीक है, इसलिए यहाँ के बुनाई को पोंचमपल्ली बुनाई कहा जाता है। और ये मुक्तापुर गाँव है। कौन सा गाँव है? मुक्तापुर गाँव, पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मलयालम में अब कुछ चीज़ें हैं, कुजम्मा और चिटपन्नम। तो कुजम्मा जो है ना, वो बोला जाता है चाची को, और चिटप्पन बोला जाता है चाचा को, याद रखना है। तो मलयालम में कुजम्मा बोला जाता है चाची को, और चिटप्पन बोला जाता है चाचा को। ठीक है, रेगिस्तान में केवल एक ही प्रकार के पेड़ मिलते हैं, जिसको बोलते हैं खजूर के पेड़। अगर आपको पूछा जाए कि भाई खजूर के पेड़ कहाँ मिलते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ खजूर के पेड़ मिलेंगे रेगिस्तान में, लेकिन पूछा जाए खजूर के पेड़ कहाँ मिलेंगे तो रेगिस्तान में। ठीक, अगला है लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म। ये एक ऐसी महिला थी, मतलब महिला है, जिन्होंने अकेले पूरी परेड को संभाला था, याद रखना है। और ये भारतीय नेवी में क्या है, एक डॉक्टर है। तो एक अकेली महिला है जिन्होंने पूरे परेड को अकेले संभाला था, और ये भारतीय नेवी में डॉक्टर है। अब ब्यूटीफुल क्लॉथ। ठीक, आपको पता है फाइबर दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल कौन कौन से हैं? जूट, जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है, और जूट कहाँ से मिलता है? जूट के प्लांट से। और जूट जो होता है रेनी सीजन में उगाया जाता है, यानी कि एक खरीफ फसल है। ठीक, और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इसमें नाइलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर ये सब आ जाते हैं। ठीक, राजस्थान में बात करें तो कैमल का इस्तेमाल करके स्कूल जाया जाता है। लद्दाख में ट्रॉली होता है। गुजरात में आपका जुगाड़ होता है। भेलाघर असम में बनाया जाता है बांस से, याद होगा आपको। और उड़ूका का क्या मतलब है? उड़ूका का मतलब है कि जब पूरा विलेज ना साथ में खाना खाता है तो उसको उड़ूका बोला जाता है, और ये कहाँ पर होता है? असम में। ठीक, माघ बिहू की बात करें तो बिहू मनाया जाता है असम में, और माघ बिहू होता कब है? जनवरी के मध्य में, जनवरी के मध्य में। और आपको याद होगा कि जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, ठीक है, उसे भी जनवरी के मध्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो माघ बिहू क्या होता है? जनवरी के मध्य, 14-15 जनवरी। ठीक है, और जो सेकंड माघ होता है वो 10वां महीना होता है असम के कैलेंडर का, याद रखना है। दूसरा माघ होता है 10वां महीना असम के कैलेंडर का। स्किटपो पुल किसे बोलते हैं? स्किटपो पुल एक विलेज है। कहाँ का विलेज है? लद्दाख का। ठीक, अब कैसे याद करोगे? लद्दाख में ना SKI, स्काई, वैसे तो स्काई का स्पेलिंग SKY होता है, स्काई मतलब आसमान। तो लद्दाख में आसमान बहुत साफ दिखता है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो स्काई कहाँ का है? स्किटपो पुल कहाँ का है? लद्दाख का एक विलेज है, याद रखना है। अब ये कुछ है आमाले, आबाले और मामाले। तो आमाले बोला जाता है मदर को, आबाले बोला जाता है फादर को, और मीमीले बोला जाता है ग्रैंड फादर को, याद रखना है। आमाले मम्मी को, आबाले पापा को, और मीमीले बोला जाता है ग्रैंड फादर को। ठीक, सुपर सेंसेस। जो एंट्स होते हैं ना वो अपने पीछे स्मेल छोड़ देते हैं ग्राउंड पर। जो सिल्क वर्म होते हैं ना वो कई किलोमीटर दूर से अपने फीमेल को पहचान सकते हैं सिर्फ उसके स्मेल से, सिर्फ उसके स्मेल से। मॉस्किटो हमारे पैरों के स्मेल से और हमारे बॉडी की हीट से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक, याद रखना है आपको, हमारे पैरों के स्मेल से, हमारे बॉडी की हीट से मॉस्किटो हमें ढूंढ लेते हैं। डॉग की बात करें तो डॉग मार्क करते हैं एरिया को बाय यूरिन। गिद्ध, चील और बाज ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। लंगूर जो होता है ना वो एक विशेष तरीके की आवाज़ निकालकर बकरियों को, बाकियों लिख दिया मैंने गलती से, तो लंगूर एक विशेष तरीके की आवाज़ निकालकर बकरियों को ना चेतावनी देता है खतरे की। ठीक है, मछलियों की बात करें तो मछलियाँ जो होती हैं ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देकर क्या देते हैं? अलार्म देते हैं कि खतरा आ रहा है। ठीक, और डॉल्फिन जो है वो विशेष तरीके के आवाज़ निकालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड निकालते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। टाइगर की बात करें तो टाइगर जो है वो 6 गुना अच्छा देख सकते हैं हमसे रात में, 6 टाइम्स, याद रखना। गिद्ध, चील और बाज हमसे 4 गुना अच्छा, और टाइगर रात में हमसे 6 गुना अच्छा देख सकते हैं, याद रखना। और जो टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, टाइगर की जो बाल होते हैं, टाइगर के मुंह पे जो बाल होते हैं वो एयर के मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं, और जो विस्कर्स होते हैं ना वही मदद करते हैं टाइगर को, ताकि टाइगर रात में भी मूव कर पाए और अपना शिकार ढूंढ पाए, अपने शिकार ढूंढ पाए।
टाइगर भी क्या करते हैं, यूरिन करके अपना एरिया मार्क करते हैं कुत्तों के तरह। कहानी सपेरों की। तो कालबेलिया जो होता है, जब सांप बीन की आवाज़ पे डांस करता है तो इसे कालबेलिया बोलते हैं। लेकिन याद रखना कि सांप के कान नहीं होते, सांप सुन नहीं सकते। एक है नाग गुम्फान। नाग गुम्फान किसे बोलते हैं, रंगोली के एक डिज़ाइन को। ठीक। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और नुकीले होते हैं, आपको पता होने चाहिए। बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खानजीरी हो गया, ये सभी बनाए जाते हैं सूखे लौकी से, सूखे लौकी से। ठीक। आम। तो आम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ममीदी टांड्रा है क्या, ममीदी टांड्रा है, आम के पापड़ को ममीदी टांड्रा बोला जाता है। ठीक। अगला टॉपिक है सीड एंड सीड्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको पता है, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। इसमें आता है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, कोबरा लिली, ब्लैडर वॉट एंड सनड्यूज। तो याद रखना ये नाम, हो सकता है कि आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप तो सबको याद होगा, पिचर प्लांट भी सबको याद होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं। कोबरा लिली भी याद रखना है आपको। ठीक है, कोबरा लिली, ब्लैडर वॉट और सनड्यूज। कोबरा लिली, ब्लैडर वॉल्ट एंड सनड्यूज, ये 3 इंपॉर्टेंट है, नए नाम है ये। ठीक। पिचर प्लांट की बात करते हैं तो पिचर प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, मेघालय और इंडोनेशिया। जियोर्ज मेस्ट्राल कौन थे, इन्होंने वेलक्रो की खोज की थी। अब वेलक्रो क्या होता है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप एक बार में समझ जाएंगे क्या होता है, फोटो देख लीजिएगा वेलक्रो की। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका से हमें क्या क्या मिला है, हरी मिर्च मिला है, टमाटर मिला है और आलू। ठीक है, तो आलू, टमाटर और हरी मिर्च ये हमें दक्षिण अमेरिका से मिला है। अफ्रीका से बात करें, दक्षिण अफ्रीका से, तो यहाँ से हमें मिला है भिंडी और कॉफ़ी, भिंडी और कॉफ़ी याद रखना है आपको। आलू, मटर और हरी मिर्च मिला है अमेरिका से, लेकिन भिंडी दक्षिण अमेरिका से, ये भी याद रखना है। लेकिन भिंडी और कॉफ़ी ये मिला हमें अफ्रीका से। और यूरोप से हमें क्या मिला है, हमें याद रखना है, यूरोप से हमें मिला है गोभी और मटर, मटर और गोभी। ठीक है, तो यूरोप से हमें मिला है गा और माँ, गम। क्या मिला है, गम। गा से गोभी और माँ से मटर, गम। तो आपको पता है यूरोप में रूस है, और रूस अभी हमें गम दे रहा है। क्यों ना गम दे रहा है, क्योंकि वो पहले हमें पेट्रोल देता था सस्ते में, लेकिन अब बोल रहा है कि भाई हम डिस्काउंट नहीं देंगे तुम्हें। तो यूरोप हमें दे रहा है गम, गम मतलब गोभी और मटर। लेकिन दक्षिण अमेरिका ने हमें क्या दिया था, आलू, मटर और हरी मिर्च। और दक्षिण अफ्रीका ने दिया हरी भिंडी और साथ में हमें क्या दिया उसने, कॉफ़ी। अगला है एवरी ड्रॉप काउंट, एवरी ड्रॉप काउंट। घड़सीसर जैसलमेर राजस्थान में है। घड़सीसर कहाँ पर है, जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे कि घड़सीसर जो है वो जैसलमेर राजस्थान की एक कृत्रिम झील है। ये क्या है, एक कृत्रिम झील। तो राजस्थान के जैसलमेर में ना एक झील है, कृत्रिम झील है, जिसको बोलते हैं घड़सीसर। और घड़सीसर के अंदर ना कुल 9 झील हैं। कुल कितनी झील है, 9 झील। मतलब ये जो झील है ना 9 झीलों से मिलकर बना हुआ है घड़सीसर झील, याद रखना है। जिसमें सर का मतलब क्या है, झील है। तो घड़सीसर में सर का मतलब क्या है, झील। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़सीसर वाला टॉपिक एग्जाम में कई बार आ रखा है। और याद रखना कि ये वाला जो झील है ये 650 साल पहले से, 650 साल पहले से बना हुआ है। ठीक है, 1367 AD से। अल बिरूनी था जो कि उज्बेकिस्तान का था, उसने भी क्या किया था, इस लेक का वर्णन किया था। याद करना है, घड़सीसर लेक का वर्णन किया था। तरुण भारत संघ क्या है, तो तरुण भारत संघ जो है ना वो एक ऐसा संघ है जो कि पूरे भारत में झीलों का निर्माण करता है और झीलों को रिपेयर करता रहता है। तरुण मतलब तरुण करता रहता है, बिल्कुल नया बनाता रहता है झीलों को। ठीक है, ट्रीट ऑफ मॉस्किटो। क्यूनेन मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि क्यूनेन मलेरिया के लिए एक मेडिसिन है। बस आपको याद रखना कि क्यूनेन जो होता है ना ये सिनहोना ट्री, इससे प्राप्त किया जाता है। सिनहोना मैंने बताया था आपको, सिनकोना जो होता है वो सदाबहार वन होता है, तो सिनकोना या फिर सिनहोना, इंग्लिश में सिनहोना लिखा हुआ है तो सॉरी सिनकोना ही लिखा हुआ है, हाँ। तो सिनकोना जो ट्री होता है ना, सिनकोना ट्री, इससे प्राप्त किया जाता है क्यूनेन, जो कि मलेरिया की एक मेडिसिन है। और क्यूनेन की खोज किसने की थी इस मेडिसिन की, रोनाल्ड रॉस ने। तो रोनाल्ड रॉस ने ही पता किया था कि जो फीमेल एनोफिलिस होती है ना, फीमेल एनाफिलिस, यही मलेरिया फैलाती है। और रोनाल्ड रॉस ने ही पता किया था कि भाई क्यूनेन बनाया जा सकता है मेडिसिन के तौर पर मलेरिया के लिए। इसीलिए रोनाल्ड रॉस को 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है रोनाल्ड रॉस। अप यू गो, तो बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि नेहरू
पर्वत आरोहण जो है वो उत्तरांचल में है, ठीक है, याद रखना है। और हमें एडवाइस किया जाता है कि जब हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। बछेंद्री पाल की बात करें तो ये जो है ना, ये पहली भारतीय महिला थी जो कि नेपाल के सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चलने वाली पहली भारतीय महिला थी और ये नेपाल के सागरमाथा से चढ़ी थी। और दुनिया की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल, ठीक। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी कब थी, माउंट एवरेस्ट पर 1984 में और 43 मिनट तक ये माउंट एवरेस्ट पर रही थी, ठीक है। लगभग आप बोल सकते हो पौने घंटा, ठीक है। तो 45 मिनट बोल सकते हो, वैसे तो 43 मिनट एक्यूरेट है। तो बछेंद्री पाल जो है साल 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के पहली भारतीय महिला बन गई थी माउंट एवरेस्ट पे चलने वाली। और 43 मिनट तक इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे टाइम स्पेंड किया था और नेपाल के सागरमाथा से चढ़ी थी। गोलकुंडा का किला बात करते हैं, इसको बनाया था काकतीय वंश ने और ये तेलंगाना में है, याद रखना है। और किले से जो बाहर गोल गोल भाग निकला होता है ना, किले के बाहर जो गोल गोल भाग निकला होता है, गोल आकार का भाग, उसको क्या बोला जाता है, बुर्ज बोला जाता है। और टोटल कितने बुर्ज है इसमें, 87 बुर्ज है, याद रखना है, ठीक है। और मकाई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा भी है, गोलकुंडा में ही है। खड़ाऊ की बात करते तो खड़ाऊ क्या होता है, आंध्र प्रदेश में लकड़ी का जो चप्पल होता है ना उसको खड़ाऊ बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, खड़ाऊ, ठीक। तो चप्पल आपके खराब हो जाएंगे तो आप खड़ाऊ पहन लोगे, लकड़ी के चप्पल पहन लोगे। अगला टॉपिक है हमारा सुनीता इन स्पेस, ठीक। तो याद रखना सुनीता भारतीय नौसेना में नहीं थी, सुनीता थी अमेरिका नौसेना में। कहाँ पे, अमेरिका नौसेना में। ये 321 दिन तक स्पेस में रही थी, ठीक है। और ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर तक दूर चली गई थी, ठीक है। तो सुनीता जो थी वो अमेरिका नौसेना से थी और ये 321 दिन तक स्पेस में रही थी और 360 किलोमीटर तक दूर चली गई थी पृथ्वी से, याद रखना है। और ये 2006 में गई थी, कब गई थी, 2006 में। अब देखिए सुनीता के बारे में अलग से ना इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सुनीता जो थी ना वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ना लगातार स्पेस में रही थी, ठीक है। सुनीता सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लगातार स्पेस में रहने वाली फीमेल थी, ठीक है। तो मतलब सुनीता विलियम्स जो थी जब स्पेस में गई तो वो बहुत लंबे समय तक स्पेस में रही थी, इसलिए इतने ज़्यादा ये फेमस हो गई, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि उस समय के हिसाब से सुनीता विलियम्स जो है वो लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने वाली थी स्पेस में। लेकिन अगर आप एग्जाम में पूछे कि लॉन्गेस्ट समय तक स्पेस में कौन सी महिला रही थी तो सुनीता विलियम्स इसका आंसर नहीं होगा। उस समय के लिए वो थी इसलिए इतनी फेमस हो गई, तो बुक में डाल दिया गया, चलो इनके बारे में पढ़ा दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा कि सुनीता विलियम्स 321 दिन स्पेस में थी। तो ये जो है ना इनके 2 मिशन का मिलाकर है डेट, ठीक है। जब ये पहली बार गई थी ना साल 2006 में, तब ये 192 डेज रही थी सिर्फ, याद रखना है आपको कि सुनीता विलियम्स पहले मिशन में सिर्फ 192 दिन तक रही थी स्पेस में, ठीक है, याद रखना है आपको। अब बाकी दूसरा मिशन भी मिला दोगे आप इनका तो टोटल 321 दिन हो गया था, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण याद रखना है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये जो है ना भारत से बिल्कुल उल्टे हैं, खत्म बात। बसेरा ऊंचाई पर, तो भाई लद्दाख का एक जगह है जिसको बोलते हैं चांगथांग, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। बस इसमें और क्या है, रट्टा ही मारना है कि चांगथांग जो है लद्दाख में और 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख में ना एक जगह है चांगपा और यहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं। कौन रहते हैं ज़्यादातर, तिब्बती लोग, ठीक। और यहाँ पे एक ऊन बनती है जिसको बोलते हैं पश्मीनी ऊन, याद रखना है। तो लद्दाख में चांगपा है जहाँ पे पश्मीनी ऊन बनता है और पश्मीनी ऊन बनने के लिए ना 250 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं, 250, मतलब 10 दिन से भी, अगर लगातार 10 दिन कोई काम करेगा तब भी ये ऊन बन के तैयार नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। 10 दिन नहीं, 10 दिन और 10 रात, ये बोल रहा हूँ मैं। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन और रात में, तो लगातार कोई 10 दिन और 10 रात काम करेगा ना फिर भी पश्मीनी ऊन नहीं बनेगा। तो पश्मीनी ऊन बनने में 250 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है और चांगपा में बनता है ये ऊन, ठीक है। याद रखना है कि पश्मीनी ऊन जो होता है ना हमारे बाल से भी ना 6 गुना कम पतला होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, रेबो किसे बोलते हैं, जहाँ पर चांगपा टेंट बना के रहते हैं, जहाँ पर चांगपा क्या बना के रहते हैं, टेंट बना के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, लद्दाख के चांगपा, तो चांगपा किसी समुदाय का नाम है और चांगपा है कौन, तिब्बती लोग। तो लद्दाख में ना चांगपा नाम का समुदाय रहता है जो कि तिब्बती लोग हैं,
ठीक है। और चांगपा जिस टेंट में रहते हैं उसको बोला जाता है रेबो, ठीक है। और लेखा किसे बोला जाता है? लेखा उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर वो लोग अपने भेड़ रखते हैं। कौन क्या रखते हैं? भेड़, ठीक है। मतलब रेबो उस जगह को बोलते हैं, उस टेंट को बोलते हैं जहाँ पर चांगपा रहते हैं, और लेखा बोलते हैं उनके भेड़ के घर को, जहाँ पर वो भेड़ को रखते हैं, ठीक है। भेड़ को कैसे रखते हैं ये लोग ईंटों के ऊपर ईंटा, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर एक घेराबंदी बनाते हैं और उसके बीच में फिर भेड़ रहते हैं उनके, ठीक। तो लेखा ऐसे बनता है। डल झील में जो हाउस बोट होते हैं ना, जहाँ पर लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसको डोंगा बोला जाता है, याद रखना है। और शिकारा तो मैंने आपको बता दिया था, वो चप्पू वाला जो नाव होता है उसको शिकारा बोलते हैं। बकरवाल क्या है? जम्मू कश्मीर का एक एसटी समुदाय होता है, SC ST होता है ना, तो जम्मू कश्मीर का एक ST समुदाय, उसको बकरवाल बोला जाता है। खातबंद किसे बोलते हैं? हाउस बोट जो होता है ना उनका, हाउस बोट जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर उनके छत पर, हाउस बोट के छत पर ना ये लोग डिज़ाइन विजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं खातबंद। तो बोलते हैं भाई खातबंद कर दो। खातबंद मतलब डिज़ाइन विजाइन बढ़िया से बना के काम बंद कर दो, काम ख़त्म करो पूरा, ठीक। बोलते हैं डाब किसे बोलते हैं? तो पुराने घरों में ना एक विशेष प्रकार की खिड़की हुआ करती थी, लकड़ी की खिड़की, और बहुत भारी खिड़की हुआ करती थी, और इसमें होते थे बढ़िया बढ़िया सुंदर डिज़ाइन, इसी को बोला जाता था डाब, ठीक है। पुराने भवन में ना निक्कासी होती थी, उन नक्काशी को मेहराब बोला जाता था, याद रखना है आपको, क्या बोला जाता था? मेहराब। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो वंगाम जो है गुजरात की एक जगह है, वंगाम जो है गुजरात की क्या एक जगह है, और वंगाम में ऊंधिया खाया जाता है। क्या खाया जाता है? ऊंधिया। तो वंगाम गुजरात की एक जगह है जहाँ पर ऊंधिया जो है उनका स्टू फूड है। ऊंधिया क्या है? उनका स्टू फूड है, याद रखना है। क्रोटन क्या है? क्रोटन एक पौधा है जो मिट्टी सूखने पर सिग्नल देता है भाई। क्रोटन क्या करता है? मिट्टी सूखने पर सिग्नल देता है। किसके जंगल? तो कुरुक की बात करते हैं। कुरुक किसे बोलते हैं? तो राजस्थान का जो झारखंड जो होता है ना, झारखंड, तो झारखंड का जो किसानों का भाषा होता है उसको कुरुक बोला जाता है, याद रखना। कुरुक क्या है? झारखंड के किसानों की भाषा। बैम्बू जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रास को बैम्बू बोला जाता है। सबसे लार्जेस्ट ग्रास को क्या बोलते हैं? बैम्बू, ठीक। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि साल 2006 में राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया था, लेकिन लागू 2007 में हुआ। और इसमें बोला गया कि भाई जो बंदे 25 साल से फॉरेस्ट में रह रहे हैं ना, उनका फॉरेस्ट पे पूरा हक होगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। और ग्राम सभा जो है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ग्राम सभा क्या करेगा? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। चिराव या फिर बैम्बू नृत्य मैंने आपको पहले बताया था। चिराव या फिर बैम्बू नृत्य कहाँ पर है? अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया था। बैम्बू डांस पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो मिजोरम में होता है। कहाँ पर होता है? मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में, याद रखना है आपको। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि चिराव नृत्य मिजोरम में होता है, जहाँ पर दो दो लोगों की जोड़ियाँ होती हैं और वो डंडा पटक पटक के ज़मीन पर डांस करते हैं ढोलक की ताल पर। तो वही है चिराव नृत्य या फिर बैम्बो डांस, जो कि मिजोरम में है। जॉर्ज मेंडल कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था, आप लोगों को पता होगा, मटर के पौधे पर। लेप्रोसी जिसको हम हिंदी में शायद कुष्ठ रोग बोलते हैं, याद रखना ये माइकोबैक्टीरियम से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से। और आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताया था, पंडित का टीका नया है, ये बताया था मैंने आपको बैक्टीरिया वाले डिजीज़ के लिए। तो पंडित का टीका, तो टीका में जो का था वो का मतलब क्या था? कुष्ठ रोग, यानी कि लेप्रोसी। तो लेप्रोसी बैक्टीरिया से तो होता है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम से होता है, ठीक। ऑन द मूव अगेन। पूरन पोली क्या है भाई? बहुत आसान है। पूरन पोली जो होता है गुड़ और चने से बनी रोटी होती है। गुड़ और चने से बनी रोटी होती है, ठीक। कमेंट में बताइए कि पूरन पोली कहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है, ठीक। मुकादम की बात करें, मुकादम किसे बोलते हैं? पैसे देने वाले को बोलते हैं मुकादम। जो पैसा देता है ब्याज पर उसको बोलते हैं मुकादम। और कारवां किसे बोलते हैं? रहने लायक जो उपयुक्त वाहन होता है उसको बोलते हैं कारवां, ठीक। पिरामिड का कंसेप्ट किसने दिया था इकोलॉजी में? तो आपको दिया था चार्ल्स एल्टन ने। यूज़ ऑफ एलम, एलम का यूज़ क्या होता है? एलम मतलब होता है फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O, याद रखना है। ये होता है यूनिवर्सल कोएगुलेंट, ठीक। और ये वाटर को क्या करने में मदद करता है? वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर, उसको क्या करने में मदद करता है? सस्पेंड करने में मदद करता है, उसको नीचे दबाने में मदद करता है। कॉपर सल्फेट में कितने पानी के मॉलिक्यूल होते हैं? 5। और फेरस सल्फेट में होते हैं 7, याद रखना है आपको, ठीक है।
हाउ कैन ईवीएस टीचर एड्रेस द चैलेंज ऑफ टीचिंग ईवीएस इन डाइवर्स क्लासरूम। तो अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स क्लासरूम है तो ईवीएस के टीचर को क्या करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम और सपोर्टिव इन्वायरमेंट, याद रखना है। ठीक। विच फार्मिंग कॉज मोर फॉरेस्ट कट, कौन सा फार्मिंग है जिसके वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट कट होता है, तो कमर्शियल फार्मिंग। ठीक। ब्लैक डियर क्या है, काला हिरन, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज, याद रखना, खतरे में स्पीसीज है। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट उसे बोलते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे वातावरण में आके फैल जाए। ठीक है, जो कि सोर्स से निकल कर डायरेक्ट किस में फैल जाए, वातावरण में फैल जाए। जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, गाड़ी के पीछे से निकल के सीधे किस में फैल जाता है एनवायरनमेंट में, SO2 हो गया, NO2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब। ठीक है, याद रखना है आपको। लेड हो गया। ठीक है, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ज़्यादातर वहाँ से निकलता है, कहाँ से, इंडस्ट्रीज से। और ये VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखना है। ओके, इसी के अंदर आपका CO2 भी आएगा, क्योंकि वो भी सीधे सीधे पॉल्यूशन करता है भाई। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे बोलते हैं, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसमें O3 आएगा, O3 भी रिएक्शन से ही बनता है, डायरेक्ट पॉल्यूशन 3 करता है। एक आएगा पैन, एक आएगा पैन, याद रखना। PM तो आ जाएगा आपका डायरेक्ट में, लेकिन पैन आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो पैन क्या होता है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये भी रिएक्शन करने के बाद ही बनता है। एसिड रेन डायरेक्ट तो फॉर्म होता नहीं है, बाद में जब कुछ रिएक्शन होता है तब एसिड रेन बनता है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट तो कोई छोड़ता नहीं है हवा में, सल्फ्यूरिक एसिड तब बनता है जब कुछ रिएक्शन होता है इन्वायरमेंट में। ऐसे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, याद रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि NO2, अब देखो NO2, और एक है PM पार्टिकुलर मैटर। तो NO2 और PM आप देखोगे, NO2 जो होता है और PM होता है। अभी आगे चलते हैं, मैंने लिख रखा है यहीं पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे पेज थोड़ा सा उल्टा हो रखा है, एक पेज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन ही मोड़ देता हूँ। हाँ, ऐसे, बढ़िया, 1 मिनट। हाँ, ये रहा। आप देखिएगा कि जो NO2 होता है ना, वो दोनों ही होता है। NO2 क्या होता है, दोनों होता है। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी होता है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी होता है। ऐसे ही जो आपका PM होता है पार्टिकुलेट मैटर, वो भी प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, याद रखना है। ओजोन कैसे बनता है, ओजोन पॉल्यूशन कैसे बनता है, ओजोन पॉल्यूशन बनता है जब NO किसके साथ रिएक्ट करता है, VOC के साथ, याद रखना है। जब NO किसके साथ रिएक्ट करता है, VOC के साथ, तो ओजोन बनता है। अब बात करते हैं एनसो। एनसो का फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, इन चीज़ों को बस रट्टा मान लीजिए। ये ज़्यादातर होता है पैसिफिक ओशन में। इसके 3 फेस होते हैं, एल नीनो, ला नीनो और न्यूट्रल। ठीक है, तो एल नीनो, ला नीनो और न्यूट्रल। ठीक है, तो एल नीनो जो होता है ना, वो होता है वार्म फेस। एल नीनो क्या होता है, वार्म फेस। और इसके वजह से ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। इसके वजह से किस में ज़्यादा बारिश होता है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, याद रखना है। इसमें होता है क्या है कि जो पैसिफिक ओशन होता है ना, उसका जो पानी होता है वो हो जाता है हॉट। उसका पानी क्या हो जाता है, हॉट। उसका पानी हो जाता है हॉट, सिंपल सी बात, याद रखना है। और जब पानी हॉट हो जाता है तो जो गर्म हवा होता है वो ईस्ट की तरफ बहता है। किसके तरफ बहता है, ईस्ट की तरफ। और गर्म हवा बहते बहते पहुंच जाता है अमेरिका की तरफ, और अमेरिका में इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होता है, याद रखना है। एल नीनो। एक होता है ला नीना। तो ला नीना होता है कूल फेज। कूल फेज में क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन होता है उसका पानी जो होता है, उसका जो सरफेस होता है वो ठंडा होता है। इसी वजह से जो भारत होता है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक, तो आप बस इसको ऊपर ऊपर से याद कर लो कि भाई एल नीनो होता है जिससे वार्म फेस होता है और अमेरिका की बैंड बजती है इससे। ला नीना जो होता है कूल फेस होता है और भारत की बैंड बजती है इससे। ख़त्म बात, आगे चलते हैं हम लोग। एक होता है न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल मतलब ठीक है भाई, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब इसको वापस हम स्क्रीन को टर्न कर लेते हैं। बढ़िया, चलो। अभी फिलारियासिस क्या होता है भाई, देखते हैं फिलारियासिस। तो फिलारियासिस जो होता है ना, एक बीमारी होता है जो कि क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, याद रखना है आपको। फिलारियासिस बस याद रख लोगे, फिलारियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है।
और इट इज़ कॉज्ड बाय, पूछा जाए तो किससे होता है, तो एक पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ से, पैरासिटिक राउंड वर्म। ये एक पैरासिटिक राउंड वर्म से होता है, पैरासिटिक राउंड वर्म से होता है, कॉल्ड नेमाटोड्स, जिसे क्या बोलते हैं, नेमाटोड्स बोलते हैं। तो नेमाटोड की वजह से होता है, नेमाटोड क्या है, एक पैरासिटिक राउंड वर्म है, इसी की वजह से होता है क्यूलेक्स, इसी की वजह से होता है फिलारियासिस, जो कि क्यूलेक्स मस्किटो लेके आता है, ठीक है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दिखाता है कि कोई जो पानी होता है ना, उसके अंदर माइक्रोब्स को कितने ऑक्सीजन का डिमांड है, ठीक है। तो किसी पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये जितना कम हो उतना बेस्ट होता है, जैसे अगर ये 1 से 2 ppm हो तो उतना बेस्ट है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो पानी इसका मतलब गंदा है, ठीक है। थीम बेस क्यों होता है हमारा EVS, ताकि हम बच्चों को कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड कर सके, साइंस का, सोशल साइंस का और इन्वायरमेंट एजुकेशन का, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ा सके, हम इंटीग्रेशन कर सके, इसलिए एक थीम बेस होता है EVS, ठीक है। कॉमन पैथोजेंस ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, पानी जो गंदा होता है इसका कॉमन पैथोजन कौन होता है, तो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, ये कॉमन पैथोजन होता है। खेजरी गांव आपको मैंने बताया था, तो खेजरी गांव में एक चीज़ याद रखना कि अमृता देवी बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट है खेजरी गांव की, ठीक है, खेजरी गांव की। और अमृता देवी बिश्नोई जो है, उन्होंने महाराजा जोधपुर जो थे, जोधपुर के जो महाराजा थे, उनके साथ मिलकर ही क्या किया था, चिपको आंदोलन किया था। चिपको आंदोलन नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मतलब इन्होंने पेड़ वेड़ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। चिपको आंदोलन तो मैंने आपको बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। कमेंट में बताइए कि चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था। हाँ, आगे बात करते हैं कुल। तो कुल कहाँ का पानी बचाने का सिस्टम है, हिमाचल प्रदेश का। लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है, SO2 का, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। व्हाट इज़ नॉट रिलीज बाय व्हीकल, व्हीकल क्या रिलीज़ नहीं करता, PM, पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि ये कौन रिलीज़ करता है, इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था। मोस्ट पॉपुलेशन, एक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा किसका पॉपुलेशन होता है, डिकम्पोजर का। अगर एक लेक का फूड चेन बनाने के लिए आपको बोला जाए तो आप बना सकते हो ये फिलो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश और बिग फिश। तो आप देखोगे जो प्लैंकटन होता है ना, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। अभी 2024 का थीम है, तो ये हमें याद नहीं करना, हमने 25 का थीम पहले ही किसी वीडियो में डिस्कस कर लिया, ये पुराने थीम है। 2025 का जो वाटर डे था, सबसे पहले वाटर डे मनाया जाता है आपका 22 जून को, सॉरी गड़बड़ हो गया। सबसे पहले जो आपका वाटर डे मनाया जाता है वो 22 मार्च को, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और इस बार का जो थीम था वो था ग्लेशियर संरक्षण, 2025 का लेटेस्ट थीम। और इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, क्या कब मनाया जाता है, 5 जून को। और इस बार का जो थीम था वो था प्लास्टिक से लड़ना है हमें, ठीक है, प्लास्टिक पे था थीम। आगे चलते हैं हम लोग। कौन कौन से डिजीज हैं जो कि वाटर की वजह से होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, वाटर की वजह से। कोलेरा तो सबको पता है, टाइफाइड भी पता है, ठीक है। हेपेटाइटिस A और B भी होता है वाटर से, याद रखना है। सेलोमोनियोलिसिस भी होता है, डाइसेंट्री भी होता है, पोलियो भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, ये सभी वाटर से होते हैं, ये सभी किससे होते हैं, वाटर से। तो याद रखना ये सभी चीज़ें, बीमारियां जो हैं वाटर डिजीज से होती हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें उसकी, TB की, ट्यूबरकुलोसिस की, तो वो वाटर डिजीज़ नहीं है, याद रखना। डिजीज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, भाई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर पानी में आपका मरकरी मिला हुआ है बहुत ज़्यादा, मरकरी का मात्रा ज़्यादा है तो मीनामाटा हो जाता है। और अगर आपके पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है बहुत ज़्यादा तो फ्लोरोसिस हो जाता है, याद रखना है आपको, ठीक। कमेंट में बताइए कि अगर आपके पानी में नाइट्रेट मिला है और आपके पानी में कैडमियम मिला है तब कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट्रेट से हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम और कैडमियम से हो जाता है आपका इटाई, ठीक है। एक्सेसिव माल न्यूट्रिशन, इससे 2 बीमारियां होती हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकर जो कि एक्सेसिव प्रोटीन की कमी से होता है, और एक होता है मैरास्मस जो कि प्रोटीन, कार्ब और फैट की कमी से होता है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिख दी हैं। 1984 में याद करो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था जो कि ओजोन के लिए था। 1986 में चेरनोबिल घटना हुआ था। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो 84 में भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश में। 1985 में आपका वियना प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। 1986 में चेरनोबिल घटना। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC के लिए, ठीक है, याद रखना है आपको।
तो 84 भोपाल, 85 वियना और 86 चेरनोबिल, 87 मॉन्ट्रियल, याद रखना है। और 1992 में एक समिट हुआ था जिसको बोलते हैं रियो समिट, याद रखना है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में था और एजेंडा 21 इसी के अंतर्गत आता है। तो रियो समिट में एजेंडा 21 की बात हुई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था रियो समिट। और रियो समिट सिंपल सी बात है ब्राज़ील में होगा, ठीक है। प्लैंकटन आपको मैंने बता दिया, वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवर्म ये डिकम्पोजर है, ठीक है। अच्छा, डस्टबिन 3 तरीके के होते हैं, ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन और ब्लैक डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में जो है हम डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, ठीक है, जैसे प्लास्टिक। ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, जैसे केला का पत्ता, ये सब चीज़ें। और ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं हैजार्डस चीज़ें, जैसे बैटरी हो गया, सेल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गए, ये सब चीज़ें, ठीक है, डायपर हो गया, ये सब चीज़ें ब्लैक में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो देखिए दुनिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना है आपको। और हो सकता है कि ये डेटा मैंने थोड़ा पुराना लिख रखा हो, इसलिए मैं जस्ट 1 सेकंड दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ कि डेटा नया क्या है कि बिल्कुल पुराना वाला अभी भी सही है। तो हाँ जी, ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही फ़िलहाल में इंडिया का 44वां, इंडिया में वैसे तो पहले 43 थे, लेकिन हाल ही फ़िलहाल में इंडिया का 44th, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका वो हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, और वो है मराठा लैंडस्केप, और वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखना है। तो 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, याद रखना, भारत का। और ये यूनेस्को के 47th सेशन में हुआ है, याद रखना आपको। तो यूनेस्को के 47वें सेशन में इंडिया का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को घोषित किया गया है। और ये मेरा पुराना डेटा है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने लिखा था कि 46th सेशन था हमारा, जिसमें 43rd बना था असम का मोईडामस, ठीक है, पिरामिड ऑफ असम भी बोलते हैं इसे। तो आप ये भी याद कर सकते हो कि 43वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था इंडिया का, वो था मोईडामस, जो कि असम में है, जिसे पिरामिड ऑफ असम भी बोलते हैं। लेकिन हाल ही में 44वां भी बन गया है और उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक से ज़्यादा स्टेट में है, एक से ज़्यादा किस में है? स्टेट में है। और किस किस स्टेट में है देख लीजिए आप लोग। पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपके ईस्ट में हो गया, तमिलनाडु आपके साउथ में हो गया, हिमाचल प्रदेश आपके नॉर्थ में हो गया, ठीक है। तो ईस्ट में भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। वेस्ट में हमारा रेलवे नहीं है, माउंटेन रेलवे नहीं है, ठीक। तो कौन कौन से माउंटेन रेलवे हमारे पास? एक तो दार्जिलिंग रेलवे है, एक नीलगिरी रेलवे है और एक कालका शिमला रेलवे है, याद रखना है, ठीक। नीलगिरी रेलवे, आपको पता है नीलगिरी रेलवे कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा, ठीक। कालका शिमला रेलवे कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और जो आपका बच गया दार्जिलिंग रेलवे, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, ख़त्म। तो याद रखना 3 स्टेट है जहाँ पर हमारे माउंटेन रेलवे है, एक पश्चिम बंगाल, एक तमिलनाडु और एक ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग रेलवे है, हिमाचल प्रदेश में आपका क्या होगा भाई? कालका है, कालका शिमला रेलवे है, और नीलगिरी रेलवे कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में है, ठीक। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछा जाए तो साल 1927 में आया था, जिसको 2017 में अमेंडमेंट किया गया है और इसमें से बैम्बू को हटा दिया गया है। पूछा जाएगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में से किसको हटा दिया गया है, मतलब किसके प्रोटेक्शन को हटा दिया गया है, ठीक। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से ना बैम्बू को हटा दिया गया, क्या भाई बैम्बू को इतना प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेशनल बैम्बू मिशन कब आया था? 2007 में। आगे चलते हैं। द प्लांट हु सीड इज़ बीइंग यूज टू कोट यूरिया, यूरिया को कोट करने के लिए किसका प्लांट का सीड इस्तेमाल किया जाता है? नीम का। मैंने आपको पहले ही बताया था, नीम का यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, ठीक। नीम का मैंने बताया था, नीम का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब कमेंट में बताइए कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है।
आप लोगों को पता होगा फर्टिलाइज़र जो होता है केमिकल से बनता है, मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक, इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट था जिसने क्लाइमेट चेंज प्लान लॉन्च किया था? वो था दिल्ली। दिल्ली ने 2008 में क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 2008 में लॉन्च हुआ था और इसने 8 चीज़ों पर क्या किया था, फोकस किया था। तो 2008 में लॉन्च हुआ और 8 चीज़ों पे फोकस किया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। कौन कौन से गैस होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने आपको बताया था टोटल 6 गैस होते हैं। ठीक है, उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फिर CO2 होता है, फिर आता है CH4, फिर N2O और फिर CFC। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4, फिर N2O, फिर CFC। तो CFC थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक, आगे आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क किस स्टेट में है और वहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं वो लिखे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और इसमें एशियाई शेर पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और यहाँ पे एक सींग वाला राइनो पाया जाता है। रणथंभौर राजस्थान में यहाँ बाघ पाया जाता है। बंदीपुर कर्नाटक में है, यहाँ एलिफेंट पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है और यहाँ पे पाया जाता है कस्तूरी मृग। तो कंचनजंगा कस्तूरी मृग। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये उत्तराखंड में है, बहुत फेमस है और यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और हाथी पाया जाता है। पेरियार में देखोगे यार आता है और यार क्या है? हमारे हाथी, हमारा यार है, खत्म। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है और यहाँ पर बारहसिंगा मिलता है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है और यहाँ पर मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना है, सरिस्का नेशनल पार्क में। बाकी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का नहीं, भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। अब ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है अलग अलग राज्यों के, जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक, हिमाचल प्रदेश का कुल है, कर्नाटक का है कट्टास, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का कुल, कर्नाटक का कट्टास। केरल की बात करें तो सुरंगमस, केरल का क्या है? सुरंगमस। MP और UP में आता है बुंदीस। क्या आता है? बुंदीस। देखो UP में जाओगे ना तो आपको बंदी बना लिया जाएगा, क्योंकि UP में बहुत गुंडे रहते हैं। तो MP में तो आप याद कर सकते हो, MP को UP से याद कर लेना, UP में जाओगे तो बंदी बना लेंगे। तो बंदीस या फिर बुंदीस कहाँ पे? UP में है। और केरल में था सुरंगमस। ठीक है, आगे याद करना है। तमिलनाडु की बात करें तो इरिस, तमिलनाडु में क्या है? इरिस। राजस्थान में आपको पता है टांका होता है, पाड़ा होता है। देखो राजस्थान में टांका तो बहुत आसानी से सबको पहले से पता है, राजस्थान में पाड़ा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है जब गर्मी बहुत हो जाती है। इसके अलावा खादिन और जेहाद, ये भी कहाँ के? राजस्थान के ही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में है आपका जोहाद और पोखर। ठीक, ये जिहाद नहीं, जोहाद था ये भी। ठीक है, राजस्थान का भी जोहाद है। ठीक, तो खादिन और जोहाद भी राजस्थान का है, बाकी जोहाद और पोखर है आपका हरियाणा का। और राजस्थान और गुजरात में एक और चीज़ इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं कुंड। क्या बोलते हैं? कुंड। और कुंड स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए, सॉरी गुजरात के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, जो कि लगभग 47% है, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन 47%। सिलिकॉन पाया जाता है हमारा सेकंड सबसे ज़्यादा, जो कि 27.7% है। ठीक, तो ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.7 और उसके बाद एल्यूमिनियम 8.1%। विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मेटल पाया जाता है, तो कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसलिए विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, जाबो या फिर रूजा, जाबो या फिर रूजा। अब सोचो ना कि नॉर्थ ईस्ट में तो डेली ही बारिश होती है, इतना ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर तो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो डेली ही करना पड़ेगा वाटर हार्वेस्टिंग, रोज़ करना पड़ेगा। तो रोज़ करेंगे तो रूजा, रोज़ करेंगे तो रूजा। ठीक, तो रूजा और जाबो। ठीक है, और इसके अलावा जाबो भी याद कर सकते हो कि वहाँ पे बारिश इतनी होती है कि वहाँ के लोग क्या बोलेंगे? जा रे जा, मैं नहीं कर रहा पानी जमा, क्या फ़ायदा है? तो जाबो, हट मैं नहीं कर रहा। तो जाबो और रूजा।
ओजोन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? ओजोन जो होता है वो एयर को प्योरीफाई करने में मदद करता है, स्टरलाइजिंग वाटर यानी कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, ब्लीचिंग में मदद करता है, प्रिजर्व करने में मदद करता है मीट को। ये ओजोन के काम है। बायोस्फीयर रिजर्व किसे बोलते हैं? तो भाई कुछ जगह होती हैं जिसे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा जाता है, ठीक है, ताकि इंसान उन जगहों को ख़राब ना कर सके। तो कुछ जगह होती हैं जहाँ के एनिमल्स को, प्लांट को और कल्चर को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के ना 3 जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन और एक होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो कोर जोन होता है बिल्कुल बीच वाला जोन, जिसमें से जो होता है ना पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है, कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, ठीक है, कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, नेचुरल जू हो गया, ये कोर जोन। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है कि यहाँ पर ना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। और एक होता है ट्रांजिशन जोन, जिसे हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ना कम्युनिटीज़, आसपास के गांव के लोग और कम्युनिटीज़ मिलकर क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बाहर के लोग भी हिस्सेदारी कर सकते हैं ताकि अच्छा और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिले, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में करेंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और पूरी दुनिया में टोटल कितने हैं अभी? 759। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला इसमें डेटा थोड़ा सा पुराना है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये 759 से ज़रूर आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 784 था ये, ठीक। तो पूरी दुनिया में 784 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन भारत में अभी भी 18 हैं। भारत में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम बायोस्फीयर को, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं? 2 तरीके होते हैं, याद रखना। एक होता है इन सीतू और एक होता है एक्स सीतू। इन सीतू का मतलब होता है कि हमने नेशनल पार्क बना दिए, हमने सेंचुरी बना दिया, हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, हमने कम्युनिटी रिजर्व बना दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें। और एक्स सीतू का मतलब होता है हमने बोटैनिकल गार्डन बनाया, हमने जूलॉजिकल पार्क्स बना दिए, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया, हमने टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया, ठीक है, हमने क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स किया, ठीक है। तो इन सीतू का मतलब होता है कि हमने जंगल में ही ना नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब बना दिए, रिजर्व बना दिए, ठीक है। लेकिन एक्स सीतू का मतलब होता है टिश्यू कल्चर की मदद से हमने प्रिजर्व किया, या फिर हमने बोटैनिकल गार्डन बना दिया अलग से, या फिर उनके गैमेट्स को अलग से हमने कहीं पे प्रिजर्व करके रख लिया, ये एक्स सीतू होता है, ठीक। हाँ, मून एक्लिप्स क्यों होता है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो होता है वो बीच में आ जाता है, सिंपल सी बात है। सोलर एक्लिप्स क्यों होता है? क्योंकि मून बीच में आ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और सीजन्स क्यों आते हैं हमारे अर्थ पे? अलग अलग मौसम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है? टिल्टेड है। पूरे साल का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून, और जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 21 दिसंबर, याद रखना है। और 21 जून क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है इसलिए इसको बोला जाता है समर सोलिस्टिस, ठीक है, समर सोल्स्टिस। और क्योंकि 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है इसलिए इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस, याद रखना है, विंटर सोल्स्टिस, ठीक। 4 जुलाई और 4 जनवरी याद रखना है कि 4 जुलाई को अर्थ और सन की बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, जिसको बोलते हैं एफिलियन डे, ठीक। और 4 जनवरी को अर्थ और सन की बीच की दूरी मिनिमम होती है, जिसको बोलते हैं पेरीहेलियन डे, पेरीहेलियन डे। तो एफिलियन डे और पेरीहेलियन डे याद रखना है, 4 जुलाई और 4 जनवरी, ठीक। थीम ऑफ 2024 अर्थ डे, तो 2024 का तो बात करना नहीं है, हमें 2025 का बात करना है। तो 2025 के जो अर्थ डे का थीम था कमेंट में कीजिए। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, आपको पता है, और इसका जो थीम था वो था आवर प्लेनेट आवर अर्थ, सॉरी, अरे, आवर पावर आवर प्लेनेट। तो हमारी पावर क्या है? हमारा प्लेनेट है, ये इस बार का थीम था, ठीक, 2025 का। आगे बात करते हैं कुछ एनिमल्स और उनके शेल्टर्स के बारे में। तो भाई एंट कहाँ रहते हैं? एंट हिल में रहते हैं। डक कहाँ पर रहते हैं? पॉन्ड में रहते हैं। काऊ कहाँ पर रहते हैं? शेड में। और काऊ बार्न में भी रहते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो टिक कर देना, ठीक। डॉग कहाँ पर रहते हैं भाई? कैनल में रहते हैं। रैबिट कहाँ पर रहते हैं भाई? ब्यूरो में रहते हैं, गुफा बना के रहते हैं। टाइगर और लायन कहाँ पर रहते हैं? डेन में। और फॉक्स भी कहाँ पर रहता है? डेन में। पिग रहता है स्टी या फिर पिग स्टी में। सीप कहाँ पर रहते हैं भाई? पेन में। सीप कहाँ पर रहते हैं? पेन में। चिकन रहते हैं कूप में। रैट रहते हैं किसी भी होल में। और बर्ड्स रहते हैं एवियरी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं। अल्फ्रेड रसल वेलेस, भाई इंपॉर्टेंट बंदा है, इसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखा था, याद रखना है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसको फादर ऑफ जू जियोग्राफी कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा था? अल्फ्रेड रसल वेलेस ने, याद रखना। और इन्होंने एक बुक लिखा था द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल जियोग्राफी के हिसाब से कैसे कैसे बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ये लिखा था अल्फ्रेड रसल वेलेस ने, और इन्होंने एक थ्योरी दी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, अगला है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखना है। आगे देखते हैं द रिम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो ये एक बुक है, और इस बुक को लिखा किसने था? एस.टी. कोलेरिज ने। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। इसने 6 कॉमन थ्रेट्स बताए थे रिवर के लिए। इन्होंने बोला था कि भाई 6 चीज़ें हैं जो कि नदियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। डैम बनाना, ओवर फिशिंग करना, पॉल्यूशन, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पीसीज़। तो ये 6 चीज़ जो है ना, इन 6 चीज़ों की वजह से नदियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो WWF ने दुनिया में टोटल 10 नदियाँ बताई जो कि खतरे में हैं, जिनमें से 2 तो भारत में ही हैं, गंगा और सिंधु, याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम प्लास्टिक को और एक कपड़े को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो प्लास्टिक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कपड़े पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है। लेकिन अगर हमने कपड़े को और गिलास के रॉड को रगड़ा तो प्लास्टिक पे, तो कपड़े पे जो आ जाता है वो आता है नेगेटिव चार्ज, और गिलास के रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है अपना को। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें हैं, याद रखना, सीधे सीधे पूछ लेंगे। ये जो फिनोमिनन होता है, ये जो फिनोमिनन होता है स्टैटिक चार्ज का, मतलब कि चार्ज एक से दूसरी जगह चले जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फिनोमिनन किसने दिया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जैसे बादल होता है तो बादल में ऊपर में पॉजिटिव चार्ज भरे होते हैं और नीचे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, याद रखना है आपको। MCBT क्या है? MCBT है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, जिसने जो है ना बहुत सारे क्रोकोडाइल्स को संरक्षित करके रखा हुआ है। ठीक है, ये लार्जेस्ट रेप्टाइल जू है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई में। इसने क्रोकोडाइल की 3 इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचा के रखा हुआ है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल क्रोकोडाइल और मगर क्रोकोडाइल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ था, जिसमें ये पता किया गया था कि कितने जानवर हैं भारत में? तो हुआ था 1916 में, जिसको कराया था धृति बनर्जी ने, याद रखना। जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर थी, जो क्या थी? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, धृति बनर्जी। 1916 में हुआ था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एशिया के बगल में होता है यूरोप। ठीक, और सबसे लेफ्ट में आप देखोगे तो उत्तर अमेरिका के नीचे मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका, और उसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका बिल्कुल बीच में आपको मिलता है, बिल्कुल बीच में। और सबसे कोने में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे कोने में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, बीच में अफ्रीका, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे यूरोप, और बिल्कुल कोने में मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे मिल जाएगा आपको अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप, याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ देखना, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया अफ्रीका। तो आपसे पूछेगा अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है? तो याद रखना आपको एटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? एटलांटिक। ठीक है, याद रखना आपको। और एटलांटिक महासागर का जो शेप है वो एस शेप में होता है। कैसा शेप होता है? एस शेप में। ठीक, महासागर भी देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से महासागर कहाँ हैं। ठीक, एक होता है आपका हिंद महासागर, आप देख सकते हो, पहला महासागर हो गया। एक होता है प्रशांत महासागर, एक होता है अटलांटिक महासागर,
अंटार्कटिक महासागर जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप के पास होता है, और एक होता है आर्कटिक महासागर, याद रखना है, ठीक। और जो और जो अंटार्कटिक महासागर होता है इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा महासागर कहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखना है कि अंटार्कटिक महासागर सबसे नीचे है, लेकिन वहीं पे आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है। तो अंटार्कटिक नीचे और आर्कटिक ऊपर, और इसके बीच में आता है आपका एटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर बगल में दिखेगा, और इंडिया के नीचे मिल जाएगा आपको हिंद महासागर। तो ये आपको ध्यान रखना है। महासागर के लिए एक ट्रिक है पैसा, ठीक, कि पैसा में मतलब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा होगा, फिर आपका बड़ा होगा एटलांटिक ओशन जो कि एस शेप में था आपका, फिर होगा आपका आई मतलब इंडियन ओशन, एस का मतलब होता है साउथर्न ओशन, और सबसे छोटा ओशन होता है आपका आर्कटिक ओशन जो कि सबसे ऊपर होता है आपका, ठीक। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और इस महासागर ने दुनिया का 1/3 हिस्सा क्या कर रखा है, घेर रखा है, याद रखना है। इसी के अंदर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, ठीक। 75% से ज़्यादा जो वॉल्केनो हैं इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी वॉल्केनो हैं दुनिया में उनमें से 75% से ज़्यादा वॉल्केनो इसी में पाए जाते हैं, और सारे वॉल्केनो को मिलाकर रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। इस महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, याद रखना है। और इसी में आता है कोराल रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोराल रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा कोराल रीफ है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, और इसी महासागर में पड़ता है। अगला महासागर अपना अटलांटिक महासागर जो कि एस शेप में होता है, ठीक। और ये दूसरा सबसे बड़ा सागर है, तो सेकंड बिगेस्ट ओशन है, इसका शेप होता है एस शेप। और इस महासागर को याद रखना है सी ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है, या फिर ग्रेट वेस्टर्न सी भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, आपको मैंने बताया था ना ये अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है, तो भाई अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है ये, ठीक है। तो अमेरिका भी बड़ा खतरनाक है भाई, और अफ्रीका भी खतरनाक है, दोनों के बीच में जो फंस गया वो उसमें डार्कनेस तो लगी जाएगी। तो सी ऑफ डार्कनेस भी इसको बोलते हैं, या फिर ग्रेट वेस्टर्न ओशन भी इसको बोला जाता है, ठीक। और इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इसको बोला जाता है ड्रीको ट्रेंच, इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट। एक सी है जिसको बोलते हैं सारगेसो सी, ये भी इसी में है, अटलांटिक महासागर में ही है, ठीक। प्रेजेंट इन नॉर्थ ऑफ अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन के उत्तर में है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शांत सी है, बहुत ज़्यादा शांत है। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, याद रखना, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है इस सी की, ठीक। सारगेसो जो है ना, सारगेसो सी जो है उसमें एक सारगेसो ग्रास है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना सारगेसो सी में एक विशेष प्रकार का घास पाया जाता है इस ओशन के अंदर, जिसको बोलते हैं सारगेसो ग्रास, याद रखना है। बैरमूडा ट्रायंगल जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी ओशन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड के लिए जहाज वहाज जाते रहते हैं, और बैरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, और ये भी हमारा अटलांटिक ओशन में ही है। मतलब सारी खतरनाक चीज़ें देखोगे आप अटलांटिक ओशन में आपको मिल जाएंगी, ठीक। आगे बात करते हैं इंडियन ओशन की। तो इंडियन ओशन को ना सेमी ओशन भी बोला जाता है, और इसका नाम किस पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे पड़ा है। और इंडियन ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है सुंदरा ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच, सुंदरा ट्रेंच, ठीक है। तो सुंदरा ट्रेंच इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको हम जावा गर्त भी कहते हैं। अगला आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जैसा मैंने बताया था, और सबसे छोटा यही है पैसा, तो ये सबसे छोटा यही है। इसी को ना हम लोग हिडन सी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा जो है बर्फ़ से ढका रहता है, याद रखना है आप, ठीक। आगे देखते हैं अंटार्कटिक, जो कि सबसे दक्षिण में है, इसलिए दक्षिणी महासागर भी इसको बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में है। अंटार्कटिक महाद्वीप के जस्ट ऊपर है ये अंटार्कटिक महासागर। अब विश्व के 7 महाद्वीप देख लेते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, और याद रखना है कि दुनिया का 30% जो क्षेत्रफल है वो इसी महाद्वीप में आता है, 1/3 में, ठीक। याद रखना, जब हमने महासागर देखा था जिसमें हमारा पैसिफिक ओशन आया था, तो ये भी 1/3 था दुनिया का, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर भी दुनिया का 1/3 हिस्सा अपने पास रखता है। ऐसे एशिया महाद्वीप भी दुनिया का 1/3 हिस्सा, लगभग 30% क्षेत्रफल अपने पास रखता है।
तो इसका क्षेत्रफल है दुनिया का 30%, लेकिन जनसंख्या है दुनिया का 60%। ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो एशिया महाद्वीप में ही बनी हैं, इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक, एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, और सबसे लार्जेस्ट रिवर, सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजॉन रिवर, और इसमें स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव। ठीक, एशिया महाद्वीप का याद रखना है आपको। कमेंट में बताइए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। अगर आपका जवाब भी रसिया है तो बिल्कुल सही बात है। रसिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक, आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप को पार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ना वापस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखना आप। ऐसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन रिवर, याद रखना आप। अब मालदीव जो मैंने लिखा ना स्मॉलेस्ट कंट्री, ये एशिया का पर्सपेक्टिव में लिखा है मैंने। ठीक है, कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, बाकी पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। ठीक, तो लॉन्गेस्ट रिवर पूरी दुनिया का है नील नदी। बाकी नील नदी किस महाद्वीप में अगर ये पूछा जाए तो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका। और अमेजॉन रिवर किस में? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। बाकी मालदीव तो हमारा एशिया में ही है। तो अफ्रीका जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है, याद रखना है हमें, और नील नदी इसी में पाया जाता है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर लाइन तीनों गुजरता है। अगला जो महाद्वीप है वो है उत्तर अमेरिका, जो कि थर्ड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है कनाडा, याद रखना है। और ये 16.5% याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है कनाडा, और जो सबसे लंबा नदी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का वो है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। आगे बात करते हैं यूरोप। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी पूरे दुनिया का भी सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड भी बोला जाता है, यानी कि प्यासे भूमि की ज़मीन ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, आगे चलते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है सबसे साउथ में महाद्वीप है, और इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है, और ये कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड है साइंस के लिए। सारा रिसर्च साइंस का यहीं पर होता है। ठीक है, हाँ। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, किलीमंजारो। और ये कुछ मैंने क्रम लिख दिए हैं आपके लिए कि एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक है, पहले एशिया फिर अमेरिका, पहले एशिया फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका क्रम है, जिस क्रम में आपको महाद्वीप याद रखना है कि बड़े से छोटा। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी देखिए 2000 का जो नोट होता है ना, ठीक है, उस पर जो है मंगलयान बना हुआ है और मेजेंटा कलर है 2000 के नोट का। आपको साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात 500 का नोट, तो भाई 500 का जो नोट है उसका जो कलर है वो स्टोन ग्रे है, और इस पर रेड फोर्ट बना हुआ है, लाल किला, पता है आपको। 200 का जो नोट है वो ब्राइट येलो है और इसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। 100 का जो नोट है लेवेंडर कलर है और रानी का वाव बना हुआ है। जो 50 का नोट है उसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, और इस पे बना हुआ है हम्पी का चित्र। ठीक, जो 20 का नोट है, 20 का नोट में बना हुआ है एल्लोरा केव, और इसका कलर है ग्रीन येलो। जो 10 का नोट है इसका जो कलर होता है वो होता है चॉकलेटी ब्राउन, और इसमें बना है कोणार्क का सन टेम्पल। 5 का जो नोट है इसका कलर होता है ग्रीन ब्लू, और इसमें खेत जुताई करता हुआ किसान बना हुआ है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में हुआ था 1997 में, याद रखना। ठीक है, रियो प्रोटोकॉल याद करो कब हुआ था। रियो प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में, और ये 1997 में हुआ है जापान में क्योटो प्रोटोकॉल, और ये था ग्रीन हाउस गैस के अफेक्ट को कम करने के लिए, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात हुई थी। पूछा जाए कि तोरांग किसे कहते हैं, तो कुडुक में तोरांग किसे बोला जाता है? फॉरेस्ट को। कमेंट में बताइए कि कुडुक क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। लॉटरी फार्मिंग, तो भाई मिजोरम में क्या होता है
लॉटरी फार्मिंग होता है। लॉटरी फार्मिंग में होता क्या है कि जो विलेज का पंचायत है वो एक लॉटरी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें ये तय होता है कि किसकी फैमिली को कितना ज़मीन मिलेगा खेती करने के लिए, याद रखना है। और मिज़ोरम के ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो खेती पर ही क्या है, निर्भर हैं। मिज़ोरम के ज़्यादातर लोग किस पर निर्भर हैं, खेती पर। 3/4 लोग जो है मिज़ोरम के वो खेती पर निर्भर हैं, आपको याद रखना है 3/4। ओके ओके ओके, एक मिनट। तो यहाँ पर आपका जो ईवीएस है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उन मिसलेनियस टॉपिक में मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू।